हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी एक बार फिर ई क्लासेस बाय मनीष सर में। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली एक बहुत लंबा चैप्टर हो गया क्योंकि इसमें हमको बहुत सारा पढ़ना था, केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। और आज राज्य सरकार के अंतर्गत हम राज्य सरकार से संबंधित न्यायपालिका को देखने जा रहे हैं, जो कि राज्य सरकार का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद आने वाले 2 वीडियोज़ में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्वशासन का विवरण होगा। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं उच्च न्यायालय और उसकी कार्यप्रणाली। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारों को कैसे संचालित किया जाए, देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए एक संविधान बनाया गया था और उस संविधान के अनुसार संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा संसद यदि चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस तरह से देख सकते हैं हम कि संविधान के द्वारा हर राज्य के लिए, जो संघ का भारत एक संघ है और उस संघ के अंतर्गत जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के लिए एक एक उच्च न्यायालय की बात की है, जो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि हर स्टेट्स को एक एक करके हाई कोर्ट्स दिए गए हैं। लेकिन संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा यदि संघ सरकार चाहे तो वह 2 राज्यों के बीच अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक हाई कोर्ट भी बना सकता है। जैसे कि आप ये पंजाब और हरियाणा के मामले में देख रहे हैं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है। जनता की सुविधा के लिए ग्वालियर और इंदौर में भी इसकी खंडपीठ स्थापित कर दी गई है। ये न्याय व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI के साथ परामर्श करता है। साथ में होते हैं उस राज्य के राज्यपाल। और अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की बारी आती है तो ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह से उच्च न्यायालयों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्तियां की जाती हैं। अब न्यायाधीशों की संख्या पे अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा उन पर महाभियोग। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। वे चाहे तो समय के पूर्व भी रिजाइन दे सकते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा उन्हें पद से हटा सकता है। कार्य वेतन भत्ते सब संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। और एक बात जरूरी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पद पर बने रहने के दौरान जजेस की जो वेतन भत्ते हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा सकती। बढ़ोतरी भले कर दी जाए लेकिन कम नहीं किए जा सकते। न्यायाधीशों की योग्यताओं को लेकर के इस चैप्टर में बार बार सवाल किए जा रहे हैं और इसीलिए हमने आपको बताया कि योग्यताओं को लेकर के एक प्रश्न जो है परीक्षा में आता है तो सबकी पहली योग्यता क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, भारत क्षेत्र के किसी न्यायालय में जिला एवं सेशन जज होने का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो या किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के किसी भी न्यायालय, ये भारत है, उसका कोई भी हाई कोर्ट हो, कोई भी जिला या सेशन जज हो, वहाँ पे जज के रूप में 10 साल का उसे अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अगर वह जज के रूप में 10 साल का अनुभव नहीं है मान लो, तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य करने का उसको अनुभव हो या राष्ट्रपति के विचार में वह कोई ख्याति प्राप्त न्यायविद हो। तो इस तरह से एक न्यायाधीश बनने की योग्यताएं निर्धारित होती हैं।
अन्य बातों पर अगर हम ध्यान दें तो न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना, सभी न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने के पूर्व अपने पद की शपथ लेना होती है। ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात है तो जो राष्ट्रपति हैं वे CJI की परामर्श के साथ में उच्च न्यायालयों के जो चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं उनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, लेकिन कब? जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो सेवानिवृत्ति के उपरांत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस राज्य में रहा हो वहाँ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता है। मतलब यदि जज रिटायर्ड हो गया और रिटायर्ड होने के बाद में अगर वो ये चाहे कि मैं जिस कोर्ट से रिटायर हुआ हूँ उसी कोर्ट में जाके वकालत शुरू कर दूँ तो इसके लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किंतु वे अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत कर सकते हैं। न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां, मतलब न्यायाधीशों के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है या कोई कार्य किया जाता है तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। संसद एवं विधान मंडलों में भी इन न्यायालयों के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को जब हम पढ़ रहे थे तब भी ये चीज़ थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सारे कोर्ट्स में अगर जजेस कोई डिसीजन देते हैं तो उन डिसीजंस के खिलाफ आप बड़ी अदालत में अपील तो कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली या संसद में या विधानमंडल में जा कर के उनके निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा दंडित भी कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। तो उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है उन प्रकरणों से है जिन्हें केवल हाई कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है। तो जैसे पहला, संविधान से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाता है, हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने किसी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की अनुमति हाई कोर्ट द्वारा प्रदान की जाती है। मान लो कोई निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है और वह हमें लगता है कि इस निर्णय में कुछ खामी है तो उसकी बुराई या आलोचना करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है, उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में यदि कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई बिंदु हो तो ऐसे प्रकरण को हाई कोर्ट अपने यहाँ मंगा सकता है और उस पर निर्णय कर सकता है। सपोज करो जैसे जबलपुर में हाई कोर्ट है, यदि जबलपुर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी जिला न्यायालय में जैसे जबलपुर है या नरसिंहपुर है या मंडला है, डिंडोरी है, यहाँ पर कहीं पर उसके अधीनस्थ न्यायालयों में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें संविधान से संबंधित किसी बिंदु की व्याख्या होनी है, तो वह सीधे उस कोर्ट से उस मामले को, उस प्रकरण को अपनी अदालत में बुलवा सकता है, अपने कोर्ट में बुलवा सकता है और उस पर निर्णय दे सकता है। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, तो ये भी उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब 6 जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का यदि कहीं हनन हो रहा है या उससे संबंधित कोई मामला है तो हाई कोर्ट उसमें संज्ञान लेता है। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। जैसे ये अपीलें कितने प्रकार की होती हैं? अच्छा, ये अपीलें होती हैं 2 प्रकार की। पहली होती है दीवानी अपीलें और दूसरी होती है फौजदारी अपीलें। तो दीवानी अपीलों के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों के उन निर्णयों के विरुद्ध अपीलें हाई कोर्ट में जा सकती हैं जहां प्रकरण एक मानक मूल्य से ज़्यादा का हो। मतलब निर्धारित हो, स्टैंडर्ड होता है, कौन सा प्रकरण जो है वह हाई कोर्ट में भेजा जाना है उसका एक स्टैंडर्ड तय होता है और उसके आधार पर फिर वो हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। फौजदारी मामलों में क्या होता है कि फौजदारी मामलों के अंतर्गत किसी फौजदारी प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय में 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा दी हो या किसी को मृत्युदंड दिया हो तथा न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड का क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट उस सज़ा की पुष्टि कर दे। अब प्रशासकीय क्षेत्राधिकार की हम बात करें तो उच्च न्यायालय अपने अंडर में जितने भी उसके न्यायालय आते हैं उन पर कंट्रोल रखता है और अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्यप्रणाली है वह भी तय करता है। वह अपने अधीनस्थ या अंडर के न्यायालयों के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा शर्तों का भी निर्धारण करता है और हाई कोर्ट अपने अंडर के जो कोर्ट्स हैं उनमें चल रहे किसी भी प्रकरण को सीधे अपने यहाँ मंगा सकता है, अपने
अधीनस्थ न्यायालयों में हाई कोर्ट कभी भी पहुंचकर निरीक्षण भी कर सकता है। अभिलेख न्यायालय जैसा कि सुप्रीम कोर्ट था, कि ऐसे ही हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट जो भी निर्णय देता है उन निर्णयों को लिपिबद्ध करके एक लेख के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इन डिसीजंस को प्रस्तुत किया जा सके और उनके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इन रेफरेंसेस को, इन निर्णयों को मानते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट्स को उस बात की जांच करने का या सुनवाई करने का अधिकार है कि कोई केंद्रीय विधि या राज्य की विधि, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून या राज्य स्टेट गवर्नमेंट का कानून या कोई विभागीय आदेश, प्रशासकीय आदेश संविधान के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। यदि ये हाई कोर्ट यह एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है, उसे लगता है कि कोई संबंधित विधेयक या कोई आदेश संविधान के विरुद्ध है, संविधान की भावना के खिलाफ है, तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। उपरोक्त सारे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रदेशों के उच्च न्यायालय हैं वे सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही नागरिकों के मौलिक अधिकार और संविधान की संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये दोनों ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनके नागरिकों के कोई अवरोध तो नहीं उत्पन्न कर रहा उनमें, या और साथ ही संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके खिलाफ कोई नियम कानून तो नहीं बन रहे हैं। इसी वजह से उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट्स को स्वतंत्रता और निष्पक्षता उनकी बनी रहे, इस कारण कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रभाव से उनको दूर रखा गया है। कार्यपालिका किसे कहते हैं आप जानते हैं, विधानमंडल भी आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से आज आपने प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो अंतिम चैप्टर था हाई कोर्ट, उसको आपने समझ लिया है। चलिए अब बारी है छात्रोपयोगी प्रश्नावली की। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है आपको बताना है, बहुत सरल है। दूसरा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो किस आयु में रिटायर हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार क्या होता है, और उच्च न्यायालय की 3 पावर्स एंड कार्य लिखना है आपको। तो इस तरह से आप लोगों ने राज्य प्रशासन के अंतर्गत में राज्य प्रशासन पढ़ा, राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री के बारे में आपने जाना, और आज आपने पढ़ लिया हाई कोर्ट्स को। तो भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में आपने केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्था को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और अगले वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन को जानेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।